नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप एक अपने YouTube चैनल सफल क्लासेस पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि बुधवार से शाम को 8 बजे आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लाइव स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस बात से सूचित रहे कि क्लास जो होगी फिक्स 8 बजे लाइव होगी। आप सभी लोग उस क्लास को आराम से पढ़ें, एंजॉय करें और बहुत अच्छे से आप लोगों के नोट्स बनाएं। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, अभी राजस्थान में हाई कोर्ट में भी 4th क्लास की भर्ती हुई है, जबकि आपके RSMSSB की 4th क्लास की भर्ती जो सितंबर में होने वाली है। ध्यान रखना बेटाओ, कोई सा भी एग्जाम जिसमें हिंदी आ रही है, मात्र 30 दिन के अंदर अंदर मैं आपको कंप्लीट हिंदी का कोर्स करवाने वाला हूं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिलने वाली है। तो आपको बहुत लाभ होगा। जो भी विद्यार्थी जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जो मुझसे जुड़े हुए नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इस बात को शेयर करें कि रोज शाम को 8 बजे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी की क्लास यूट्यूब पर लाइव मिलेगी। आप उसको भरपूर मात्रा में एंजॉय करें क्लास को। ठीक है, तो आप लोगों को ये सूचना देनी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। ठीक है, जो लोग मुझसे नहीं कनेक्टेड है आप उन तक भी ये सूचना पहुंचाओ, क्योंकि आपका जो हाई कोर्ट का जो 4th क्लास का एग्जाम है उसमें तो 50 मार्क्स का मटेरियल है बेटा हिंदी के अंदर। ठीक है, तो वहां तो 50 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है कि हिंदी बहुत बड़ा मैटर करेगी। और मैं गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि अगर अच्छे ईमानदारी से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों के नंबर कहीं नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, तो अपन हिंदी का जो है सेशन स्टार्ट करने वाले हैं बुधवार को शाम 8 बजे से। अब आते हैं हम हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी पर, और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में हम लोग बात कर रहे थे यूरोप की। एशिया के सारे देश हम पढ़ चुके थे और यूरोप के अंदर बेटा आप लोगों ने देखा कि हम काफी सारे देश जो है इधर भी पढ़ के आए थे। कहां पर? ऊपर हम लोग स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज पढ़ चुके। इसके बाद में हम लोगों ने कौन से देश देखे? यहाँ पर आपके बाल्टिक कंट्रीज देखी, पोलैंड जर्मनी देखा। उसके बाद में हम लोग इधर की तरफ नीदरलैंड्स में आए, बेल्जियम में आए और लक्समबर्ग कल अपन ने पढ़ा। नीदरलैंड की राजधानी आप लोगों को पता ही है क्या है, एम्स्टर्डम है। इधर की तरफ बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। नीदरलैंड्स का पुराना नाम हॉलैंड था, जहां पर डच लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी थी। और ब्रुसेल्स जो है किसका अखाड़ा है? यूरोप का अखाड़ा है। यहाँ पर युद्ध भूमिया है और नाटो का मुख्यालय है। लक्समबर्ग के अंदर पूरे के पूरे यूरोप ने क्या कर रखा है? लक्समबर्ग ने, पूरे यूरोप ने एक यूनाइटेड पार्लियामेंट बना रखी है जहां पर ये सारे देशों का अधिवेशन होते हैं। उसके बाद में आज हम बात करेंगे बेटाओ, अच्छा इधर वाले द्वीप की बात कर रहे थे कम हम लोग। ठीक है, ये वाले और ये वाले, ये जो द्वीप है। ठीक बेटो, तो यहां पर देखेंगे हम, ये वाला जो द्वीप है इसका नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है बेटो? ब्रिटेन। और ब्रिटेन जो है कितने देशों के समूह से? यहां पर ऊपर की बात करेंगे तो यहां पर तो स्कॉटलैंड, यहां पर कौन सा देश? यहां पर वेल्स, यहाँ स्कॉटलैंड ऊपर, यहाँ वेल्स और ये बाकी का पूरा इंग्लैंड। ठीक है, कल हमने इसके बारे में बात की थी, दूसरे मैप में भी मैंने आप लोगों को बताया होगा। दिखा दें वापस से। जैसे कि ये वाला नक्शा था और इसमें हमने देखा कि ब्रिटेन जो द्वीप है इसके अंदर ऊपर वाला जो भाग है वो स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड के नीचे अपन देखेंगे ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये इंग्लैंड है और ये है वेल्स। ठीक है, वेल्स की राजधानी क्या बताई थी अपन ने? कार्डिफ बताई थी। वेल्स की राजधानी क्या है? कार्डिफ है। जबकि स्कॉटलैंड की राजधानी क्या आई थी बेटा? वो ग्लासगो है। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? ग्लासगो है। और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। आज हम लोग इंग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए बात करें इंग्लैंड की, लेकिन उससे पहले एक और जानकारी देखिए। यहाँ पर आप लोगों का एमराल्ड द्वीप है और इस एमराल्ड द्वीप पर कितने जो है देश हैं? एक तो आयरलैंड है और एक उत्तरी आयरलैंड है। अगर उत्तरी आयरलैंड को मिला दिया जाए ब्रिटेन के साथ में तो बेटा ये क्या बन जाता है? ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है, यूके बन जाता है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम किस किस देश को मिलाकर के बना है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और आपका नॉर्थ आयरलैंड। जबकि बात करें आयरलैंड की तो इसकी राजधानी डबलिन है और उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट है। ठीक है, ये जो आयरलैंड है इससे हमने हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। ये भी चीजें कल अपन ने देख ली थी। अब बात करते हैं बेटा आगे। ठीक है, आगे देखेंगे तो अपन लोग बेटा कहां पर आ गए थे? इंग्लैंड की बात कर रहे थे।
सॉरी, हाँ लंदन की बात करते हैं तो लंदन के अंदर अपन देखेंगे बेटा, यहाँ एक जगह है कैम्ब्रिज। कौन सी जगह है? कैम्ब्रिज। ज्यादातर जो हमारे राजनेता लोग होते हैं वो कैम्ब्रिज में ही पढ़ने के लिए गए थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो कैम्ब्रिज जो है एक यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज के अंदर जो वर्ल्ड फेमस है और हाई क्लास की एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कैम्ब्रिज की एक बात है, हमारे जो नेहरू जी जो थे वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, तो इंग्लैंड का राजा था वो उनका क्लासमेट हुआ करता था बेटा। वो कौन? इंग्लैंड का राजा और नेहरू जी जो है एक ही क्लास में थे, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक बार दोनों के दोनों शॉपिंग के लिए गए थे, कौन कौन? नेहरू जी और अपने ब्रिटेन इंग्लैंड का राजा, ठीक है, राजकुमार सॉरी। और शॉपिंग के लिए गए तो वहां पर इसको नेहरू जी को क्या एक टाई पसंद आ गई बेटा। वो क्या पसंद आ गई? एक टाई, टाई पहनते ना, ठीक है, वो पसंद में आ गई और उन्होंने बोला कि भैया ये टाई दे दो। दुकानदार ने उनको दे दी। यही टाई के लिए वो राजकुमार बोलता है कि भैया एक और दे दो। दुकानदार बोलता है कि भैया मेरे पास एक ही पीस था, दूसरा नहीं है। तो बोला हाँ तो क्या हुआ, तो ये मेरे को दो क्योंकि मैं राजकुमार हूँ। बोले अब देखो वहां की एक पॉलिसी देखो, बाहर इन्होंने कितनी गंद मचाई उसको छोड़ो, अपने देश में साफ सुथरे रहते हैं और मतलब अपने एथिक्स को फॉलो करते हैं। दुकानदार ने क्लियर बोल दिया हो, आप चाहे से हमारे यहाँ के राजकुमार हो मानता हूं, लेकिन ये बंदा बाहर का आया है और हमारी जो है मतलब मेरे जो नियम है वो मैं नहीं ब्रेक करूंगा, मैंने पहले इसको दे दी है टाई, तो अब ये इसी की है और मैं आपको नहीं दे सकता हूं, नहीं तो मेरे जो एथिक्स हैं या फिर मेरे संस्कार हैं वो क्या हो जाएंगे, मिथ्या साबित हो जाएंगे। ऐसा करके उस दुकानदार ने क्या कर दिया, मना कर दिया राजकुमार को। और इस बात पे नेहरू जी की और जो है राजकुमार है उनमें क्या हो गई, तो झगड़ा हो गया। नेहरू जी का तो खैर क्या हुआ, लेकिन राजकुमार ने, वो तो गुस्सा आएगा ना उसको, तो उसके अंदर तो आ रहा था ईगो, तो वो नेहरू जी को छोड़ करके चला गया और नेहरू जी जो थे अपने हॉस्टल तक पैदल गए। अब ये बात जैसे तैसे नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू को पता चल गई बेटा। किसको पता चल गई? मोतीलाल नेहरू को पता चल गई। और मोतीलाल नेहरू जी को पता चली तो छोटी मोटी चीज नहीं थी, मोतीलाल नेहरू जी बहुत पैसे वाले थे क्योंकि बड़े वकील थे। और वकील बेटा बहुत पैसा कमाते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में अगर वकील होते हैं तो बहुत इनकम होती है। जैसे कि कभी राम जेठमलानी का नाम सुना होगा, अब तो खैर नहीं रहे राम जेठमलानी जी, लेकिन जितने साल का मतलब 65 साल का एक जज का कार्यकाल होता है बेटा, 65 साल तक एक सुप्रीम कोर्ट का जज अपने कार्यकाल में रह सकता है। 67 साल के उनके वकालत के अनुभव थे। राम जेठमलानी का 67 साल का वकालत का अनुभव था। तो सोचो जब वो अपने केस को लेकर के और कोर्ट में खड़े होते थे तो जज कितना प्रेशर में रहता होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम था। इतने बड़े महान जो है एडवोकेट थे राम जेठमलानी जी। ठीक उसी प्रकार से उस टाइम पर इनकी स्थितियां अच्छी थी, बड़े वकील थे, बहुत पैसे वाले थे। तो कहते हैं, ये कहावतें हैं, ठीक है, ऐसा वास्तविकता में हुआ था या नहीं हुआ था वो बात की बात है। लेकिन कहते हैं कि हॉस्टल में जितने गेट थे उतने गेट पे अगले दिन नेहरू जी ने, यानी कि मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू जी के लिए, जवाहरलाल नेहरू जी के लिए गाड़ियां लगवा दी थी। हर गेट पे गाड़ी लगा दी थी कि जिधर से भी निकलेगा उधर से गाड़ी में जाएगा। बोला आप होंगे राजकुमार, हम कोई फकीर थोड़े ना है। और ये मिसाल पेश करी थी, ठीक है। ये चीजें हैं, कहावतें हैं, आप लोगों को ध्यान में रखनी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फेमस यूनिवर्सिटी है। इसके बाद में इधर की तरफ देखेंगे अपन, यहीं पर ही एक और यूनिवर्सिटी बेटा हो, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये भी यहीं पर ही है। कहां पर है? आपके इंग्लैंड के अंदर है। कौन सी जगह पे? लंदन के ऊपर है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात सुने तो आप लोगों ने नाम खूब सुना होगा, ऑक्सफोर्ड के एटलस वगैरह, है ना, ठीक है। अब आपको बता दूं, ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है ना, वहीं पर एक एक्साजेनिटा कंपनी है। मतलब ऑक्सफोर्ड जो के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं वो, और मतलब प्रोफेसर लोग हैं वो, और एक्साजेनिका कंपनी के साथ में मिलकर इन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी, कोविशील्ड। ध्यान रखना, कोविशील्ड जो बनाने का जो श्रेय जाता है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को जाता है। यहीं से ही क्या बनाई गई है? कोविशील्ड बनाई गई है। और कोवैक्सीन भारत में, ठीक है। तो आप देखो, कोवैक्सीन से ज्यादा कोविशील्ड लगी हमारे भारत देश में। तो ये चीज है, भारत ने अपना जो है उसमें पैकिंग वगैरह करके और जो भी है बेचा है, ठीक है, लगाया है मतलब लोगों के। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। और बात करें अगर प्रयोगों की, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ से निकले हैं। अब यही कंपैरिजन कर लें अपन अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी का, और बात करें, इनको बोले कि भैया कोरोना की वैक्सीन, कोरोना की छोड़ो, एक खांसी जुकाम की वैक्सीन नहीं बना पाते हैं। ये हालात हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ध्यान नहीं दिया जाता और कुछ नहीं है। बाकी तो बहुत एक्सपर्ट लोग निकलते हैं। आज एसएमएस हॉस्पिटल की बात करूँ राजस्थान के अंदर, भाई पूरी दुनिया भर में फेमस है। यहाँ के डॉक्टर्स बाहर विदेशों में जाकर के इलाज करके आते हैं। कितने एक्सपर्ट्स हैं, है ना।
ठीक है। तो वो जो डॉक्टर से बाहर विदेशों में अगर उनको सेवाएं देने के लिए जा रहे हैं विदेशों में, तो इसका मतलब ये है कि भैया कोई कमी नहीं है, बस यही है कि अगर सिस्टम में थोड़ा सुधार आ जाए ना तो बहुत बेहतरीन सुविधाएं हमारे यहाँ पर भी हो सकती है। तो हमें इन लोगों को यहाँ पर कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड वगैरह जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये समझ में आया आपको? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? लंदन में है। बात करूं मैं लंदन की, बेटा ये टेम्स नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? टेम्स नदी जो है, ये टेम्स नदी है, ठीक है, इसके किनारे पर क्या है आपका? लंदन है, टेम्स नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंदन कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो इंग्लैंड की राजधानी लंदन है वो टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। बताओ कोई दिक्कत? इसी के साथ में यहां पर देखेंगे एक जगह और है, लिवरपूल। कौन सी जगह है? लिवरपूल। ये देखिए यहां पर आप वेल्स के ऊपर देखेंगे, इधर मिलेगा आपको लिवरपूल। लिवरपूल में दुनिया की पहली ट्रेन चलाई गई थी बेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लिवरपूल के अंदर पहली ट्रेन चली थी, लिवरपूल से लेकर के मैनचेस्टर तक। लिवरपूल से मैनचेस्टर तक दुनिया की पहली ट्रेन चली थी 1835 में, ठीक है। 1825 में काम चालू हुआ, 1835 में चली थी। वहीं भारत की बात करूं तो भारत में पहली ट्रेन चली थी बेटा 1853 में, मुंबई से ठाणे, जो कि भारत में ही नहीं पूरे एशिया की पहली है, ठीक है। एशिया में यानी कि भारत में सबसे पहले ट्रेन चली बेटा मुंबई से ठाणे में 1853 के अंदर चली थी। जिससे क्या करते थे अंग्रेज जो है अपना जो भी है हमारे संसाधन जो है, खनिज वगैरह है, कच्चा माल जो भी है, सूती वस्त्र, सूत वगैरह है, जूट वगैरह है, गन्ना है, ये सब ले लेकर के जाते थे, इस तरीके की चीजें। इसीलिए अपने लाभ के लिए उन्होंने क्या चलाई थी 1853 में भारत में क्या चलाई? ट्रेन चलाई सबसे पहले, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में देखेंगे अपन बेटाओ, यहां पर एक जगह है साउथहैम्पटन, किधर है? हाँ ओके, एक पहले लिवरपूल के पास में देखो, पहले मैनचेस्टर। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ है ये। हम बात करते हैं कई बार जैसे कि राजस्थान का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद को कह देते हैं, तो दुनिया के शहरों के मैनचेस्टर बोले जाते हैं, जबकि मुख्य मैनचेस्टर कहां पर है? यहां पर ये इंग्लैंड के अंदर, जो कि सूती वस्त्र उद्योग का, ये मान के चलो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र है मैनचेस्टर, जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, यानी कि वस्त्र नगरी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी वस्त्र नगरी मैनचेस्टर है, ठीक है। ये लोग, बाकी आप लोगों को बता देता हूँ, कच्चा माल फिर भी ये लोग भारत से लेकर के आते थे। ये लोग क्या करते थे, डिजाइन पसंद कर लेते थे भारत में और उसके बाद में बनाते थे दूसरी जगह पे। भारत के अंदर जो है, जब ये लोग थे, अंग्रेज लोग थे, तो ये क्या करते थे, ये अपनी विदेशी कल्चर की जो है वेशभूषा लेकर के आते थे हमारे। क्योंकि ये पैंट शर्ट क्यों नहीं बेच पाते थे? पैंट शर्ट इसलिए नहीं बेच पाते थे क्योंकि बेटो पैंट शर्ट जो है भारत से बढ़िया कलाकार नहीं बना पाते थे दूसरे, लेकिन ये लोग जींस टी शर्ट वगैरह बहुत अच्छे बना पाते थे, तो ये लोग पहन के रहते थे। तो हमारे लोगों को भी क्या होता था, ऐसा मन करता था कि यार हम भी जींस टी शर्ट वगैरह पहने। तो ये वेस्टर्न महिलाओं के लिए अलग अलग प्रकार की ड्रेसेस लेकर के आए, ठीक है, ताकि लोग अट्रैक्ट हो और हम इनकी कल्चर को भी चेंज करें। थोड़ा सा उद्देश्य इनका कल्चर को चेंज करना था, बाकी का मेन उद्देश्य था अपनी चीजों को बेचना, ठीक है। तो अपनी घटिया चीजों को भी ये किस प्रकार से भारत में बेचेंगे, वो इन लोगों के पास में अच्छी ट्रिक थी। और हम लोग इतने बेवकूफ बन रहे थे उस टाइम पर कि हमारी खुद की बहुत अच्छी चीजों को हम लोग नेग्लेक्ट करके और इनकी चीजों को ले रहे थे। तभी तो हमने आंदोलन के टाइम पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का प्रयास, मतलब एक डिसीजन लिया था भाई। नहीं तो आंदोलन के बीच में हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने वाली जो आंदोलन क्यों चलाएंगे, ठीक है। तो वो आंदोलन इसीलिए चलाया गया था क्योंकि हम इनको सपोर्ट कर रहे थे। जो हम स्वदेशी काम नहीं करते थे, हम स्वदेशी चीजों का यूज नहीं करते थे, हम विदेशी चीजों को अपनाते थे, जिसकी वजह से इनको सपोर्ट मिल रहा था। अब इनको सपोर्ट मिलेगा तो ये तो टिके रहेंगे। अगर इनको सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, इनका व्यापार नहीं चलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 2 4 5 7 साल बाद में खाली करके जाना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे क्रांतिकारियों ने सोचा कि क्यों ना विदेशी वस्तुओं का प्रयोग जो है बंद कर दें, तब जाकर के खादी का जो है प्रचलन चालू हुआ। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो मैनचेस्टर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग है बेटा, समझ में आ गई बात? यहाँ एक स्थान है बेटा साउथहैम्पटन, इस वाले मैप में शो नहीं कर रखा है, वैसे जगह का नाम है साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन से क्या हुआ बेटा,
एक जहाज रवाना हुआ था। साउथहैम्पटन एक जगह का नाम है, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। यहां से एक जहाज रवाना होता बेटा 10 अप्रैल 1912 को। 10 अप्रैल 1912 को एक जहाज रवाना हुआ था साउथहैम्पटन से। जहाज का नाम था टाइटैनिक। साउथहैम्पटन नामक जगह है इंग्लैंड के अंदर, वहां से बेटा एक जहाज जो है रवाना होता है जिसका नाम है टाइटैनिक। और ये जा रहा था बेटा इंग्लैंड से न्यूयॉर्क। कहाँ जा रहा था बेटा? न्यूयॉर्क जो है ये जा रहा था, ठीक है। और कहते हैं कि इसमें 250-300 से ज्यादा सवारी मतलब पैसेंजर्स थे। लगभग 250-300 पैसेंजर थे इसके अंदर। और टाइटैनिक जहाज जो है केवल 4 दिन ही चला। और 10 अप्रैल की जगह पे 14 अप्रैल को 1912 के अंदर बेटा ये जो है एक बर्फ के खंड से टुकड़ा टकरा गया। बर्फ से टकरा गया मतलब होते हैं ना, जैसे कि क्या होते हैं अपने हिमनद वगैरह होते हैं, उससे टकरा गया। और उससे टकराने के कारण ये डूब गया। ये जहाज जो है डूब गया। कहते हैं कि डूबने से कम और वहां पर जो -2 डिग्री टेम्परेचर था उससे ज्यादा लोग मरे थे, मतलब सर्दी से ज्यादा लोग मरे थे। बहुत बड़ी घटना है टाइटैनिक की डूबने की। तो कहां से? साउथहैम्पटन नामक स्थान से रवाना होता है और कहां पर जाता है? अपने न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। और ये टाइटैनिक जो जहाज था ये भी इंग्लैंड का था, ठीक है। कब? 4 दिन के अंदर डूब गया, यानी कि 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ, 14 अप्रैल 1912 को फ्री हो गया, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है बेटाओ। कल मैंने आप लोगों को हेमराल्ड द्वीप के बारे में बता ही दिया था। अब हम बात करते हैं बेटाओ, एक और द्वीप देखते हैं। आप लोगों को यहां पर एक द्वीप दिख रहा होगा बेटा, ये है आइसलैंड। ये कौन सा द्वीप है? आइसलैंड है। और रेक्याविक जो है इसकी राजधानी है। आइसलैंड जो है द्वीप है जिसकी राजधानी क्या है? रेक्याविक। रेक्याविक इसकी राजधानी है, ठीक है बेटा। और ये जो आइसलैंड है ना बेटा, ये यूरोप का दूसरा बड़ा महाद्वीप, दूसरा बड़ा क्या है? द्वीप है। यूरोप का एक द्वीप ये रहा। दूसरा द्वीप कहां पर है आपके? इधर की तरफ मिलेगा आयरलैंड वाला। और तीसरा द्वीप जो मिलेगा आपके कौन सा? आइसलैंड मिलेगा बेटा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दूसरा बड़ा द्वीप कौन सा है? आइसलैंड है जिसकी राजधानी रेक्याविक है। क्या नाम है जिसकी राजधानी का? रेक्याविक। यूरोप का दूसरा बड़ा महाद्वीप है बेटा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर की तरफ, फ्रांस पे। कहाँ आएंगे? फ्रांस पे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को फ्रांस ग्रीन कलर वाला ये, ठीक है। ग्रीन कलर तो खैर नहीं है, जो भी कलर है, मैं कलर्स के बारे में ज्यादा नहीं समझता हूँ बेटा। लेकिन हाँ इतना पता है ये शायद खाकी कलर है जिसकी अपन लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। खाकी कलर, कभी वर्दी पहनेंगे ना तो बेटा ऐसे ही कलर की वर्दी अपने को मिलने वाली है, इसी की तैयारी कर रहे हैं। फ्रांस की बात कर रहे हैं। और हमारी जिंदगी में भी क्रांति चल रही है वैसे तो, और फ्रांस की क्रांति का नाम किसने नहीं सुना है, ठीक है। 1789 की फ्रांस की क्रांति का नाम हर किसी ने सुन रखा है, वो आज अपन उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन अभी उससे पहले देखते हैं फ्रांस की राजधानी क्या है बेटा। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और जो फ्रांस है इसी के अंदर बेटा वो जो है एक बहुत ही बड़ी इमारत है पेरिस के अंदर, आईफिल टावर, ठीक है। तो आईफिल टावर देखिए, पहले तो आप लोगों को दर्शन करवा देते हैं किस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं। ये जो आप लोगों को दिख रही है ना बेटा वो इमारत, ये एफिल टावर है। और जो एफिल टावर है ना, इसका निर्माण कार्य जो है वो कब शुरू किया गया था? 1987 में शुरू किया गया था और 1989 में इसका काम पूरा हुआ था। एफिल टावर, एफिल टावर देखिए, इसके बारे में 2-3 जानकारियां बता देता हूँ। एक तो जो है एफिल टावर, इसका वास्तुकार था गुस्ताफ आईफिल। गुस्ताव आईफिल, ये किसका नाम है? इसके वास्तुकार का नाम है।
बेटा फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसके याद में हर शतक में, हर शताब्दी में कुछ ना कुछ बनाया जाता है। कहते हैं कि यहाँ के प्रशासन ने कहा कि फ्रांसीसी क्रांति की क्या हो रही है, शताब्दी आने वाली है, तो उसके लिए कुछ ऐसी इमारत बनाई जाए यादगार होने के लिए। तो वास्तुकार इसके जो थे गुस्ताव आईफिल थे। कहते हैं कि इसी आईफिल के नाम से इस टावर का नाम क्या पड़ गया, आईफिल टावर पड़ गया। तो इस टावर का नाम क्या है, आईफिल टावर है बेटा। कौन सा टावर, आईफिल टावर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये पूरी इमारत जो है इसमें लोहे का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, लोहे का प्रयोग किया गया है। 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल, कहते हैं 3 मंजिला इमारत ये है जिसमें लोहे का प्रयोग अपने किया गया है बेटा। एक और बात बता देता हूं बेटा, ये नदी है एक, यहाँ पर एक सीन नदी, ठीक है। तो एफिल टावर जो है किस नदी के किनारे पर है, सीन नदी के किनारे पर है। प्रश्न पूछा जा सकता है आईफिल टावर किस नदी के किनारे पर है, सीन नदी के किनारे पर। जो कब बना, 1987 में तो काम चालू हुआ और 1989 के अंदर इसका काम पूरा हो गया। कौन सा टावर, आईफिल टावर, जो कि पेरिस की शान है। पेरिस की बात करेंगे और एफिल टावर की बात नहीं हो, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया एफिल टावर तो, ठीक है। कहां पर है, आपके फ्रांस के अंदर है, पेरिस के अंदर है बेटा। समझ में आ गई बात। फिर बात करते हैं, हम वापस आते हैं फ्रांस पे। फ्रांस के अंदर यहां पर एक जगह मिलेगी आप लोगों को बेटा, तुलूज। जगह का नाम क्या है, तुलूज नामक जगह। ये तुलूज नामक जो स्थान है फ्रांस का, वो बेटा वो हवाई जहाजों के लिए फेमस है। ये क्या बनाता है, एयरबस बनाता है। देखो 2 तरीके के हवाई जहाज होते हैं, एक तो होता है बोइंग और एक होता है एयरबस, ठीक है, बोइंग और एयरबस। तो ये जो टुलूज है यहाँ पर, वो क्या करता है, एयरबस बनाता है, जहाज बनाता है। समझ में आ गई बात। यहाँ पर एक और शहर है इसका, बोर्डो शहर। कौन सा, बोर्डो शहर का नाम है यहाँ पर, बोर्डो शहर। ये जो बोर्डो शहर है ना बेटा, ये शराब के लिए फेमस है। बहुत ही ज्यादा शराब उत्पादन बोर्डो शहर के अंदर किया जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध है शराब के लिए। एक शराब आती है या फिर जो भी आती है, आप लोग ज्यादा समझते हो, शैंपेन, वो यहीं की ही प्रसिद्ध है। मेनली जो है बोर्डो यानी कि आपके कौन सी जगह, फ्रांस, यानी कि फ्रांस के अंदर कौन सी शराब की बात करो मैं, शैंपेन, वो यहीं की ही प्रसिद्ध है बेटा, ठीक है, यहीं पर ही बनाई जाती है। तो विदेशी शराब है ये। बहुत ज्यादा शराब का उत्पादन यहाँ पर होता है। एक तरीके से ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज है ना, बहुत ज्यादा नशेड़ी है। हम बात करते हैं भारत की, तो भारतीयों को बदनाम तो जरूर किया जाता है शराब के मामले में, बाकी इनसे ज्यादा नशेड़ी कोई नहीं है। इन लोगों ने इतने बुरे हालात कर रखे अपने कि पी पी करके लगभग लगभग सबके लीवर किडनी सब डैमेज है इनके। इस चक्कर में ये लोग कहाँ जाते हैं, स्पेन में जाते हैं और अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवा के आते हैं, अपना लिवर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। स्पेन में क्यों जाते हैं, क्योंकि पूरे यूरोप के अंदर ही क्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर अंग दान किया जाता है, अंगों का दान किया जाता है, वो स्पेन के अंदर ही किया जाता है। तो इन लोगों को लगता है कि हाँ चलो जितना मर्जी खराब कर लो, उधर जाकर के चेंज करा के आ जाओ। तो स्पेन को इस बात का पता चल गया और स्पेन क्या करता है, अभी बैन लगा दिया कि भैया कम से कम 5 साल तक यहाँ पर निवास करता होगा ना, उसी का क्या किया जाएगा, यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसमें हम बॉडी का पार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये स्पेन भी तेज निकला, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इधर जाते हैं और ब्याह शादी कर लेते हैं। ये लोग इधर की तरफ आते हैं और ब्याह शादी कर लेते हैं स्पेन के अंदर। और ब्याह देखो आपको मैं बता देता हूँ, शादी जो है अंग्रेजों के लिए सिम कार्ड है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि 7 वचनों में बन गए, ये सब फालतू बातें इंडिया में चलती है। इधर की तरफ सिम कार्ड वाला सिस्टम है। सिम कार्ड जैसे कि मान लो नेटवर्क नहीं आ रहा है तो दूसरा सिम निकाल लिया और दूसरा लगा लिया। अब ये इधर की तरफ आते हैं, थोड़े दिनों के लिए इलाज के लिए आते हैं, इनको बोल जाते हैं यार 6 महीने के लिए मैं इधर चला गया था और वहां पर मेरे को लड़की पसंद आ गई, मैंने शादी कर ली। किसको बोल रहा है, अपनी वाइफ को बोल रहा है। फिर वापस से आता है, इतने में वाइफ भी यही बोल देती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं है, तब मैं भी यहाँ पर क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। तो इनके कॉमन बात है। ये लोग क्या करते हैं, अपनी कल्चर को दिखावा बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और ये पूरी दुनिया पे थोपना चाहते हैं उसको। इनको बड़ी दिक्कत हुई भारत में जब ये लोग आए थे और इन लोगों को पता चला कि यार यहाँ बहुत सभ्य लोग रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, इनको अपने कल्चर थोपते हैं। तो इन्होंने बहुत कोशिश की। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, सफलता इन लोगों को बहुत मिली है। आज हमारा कल्चर देख लीजिए किस ओर जा रहा है, पुराना कल्चर देख लीजिए किस ओर था। और ये क्या है,
ये धीरे धीरे जो है आपका वेस्टर्न कल्चर जो है आप लोगों के भारत देश पे देखने को मिलता है, और भारत ही क्या बहुत सारे देशों में देखने को मिलता है, पूर्वी देशों में, जो कि कट्टर आप लोगों के कहते हैं संस्कृति को फॉलो करने वाले थे। अब संस्कृति जैसी चीजें तो कोई फॉलो करता ही नहीं है, और सारे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगे हैं। यही लोग मनाते हैं फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, क्योंकि इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फादर्स डे क्यों मना रहे हैं भाई? इनके क्या होता है, इनके आपस में पता ही नहीं है कौन फादर है कौन मदर है, ठीक है, इसलिए पूछते हैं कि भैया आज का दिन फिक्स कर लेते हैं। मम्मी से पूछेंगे, मम्मी बताओ जब मैं जन्म हुआ था कौन थे, ठीक है, तो समझ गए आप लोग अच्छे से। तो उस दिन जाएंगे, उसको रोज डे करके आएंगे। यहाँ अपने भारत के अंदर एक बार फादर्स डे के दिन मैं ये मानता हूँ कि लड़कियां फिर भी चलो कर लेती है हैप्पी फादर्स डे। यहाँ लड़कों के साथ बड़ी दिक्कत है, अपने पिताजी को आंख मिला करके या फिर नजरें मिला करके या फिर सामने जा करके, मुझे नहीं लगता है कि लड़के कितने हैप्पी फादर्स डे बोलते होंगे। बहुत दिक्कत है भाई यहाँ पर, ठीक है। फादर्स डे हाँ ठीक है ठीक है, पिताजी और को भी ठीक है, इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। तो भारत का कल्चर बड़ा शर्मिला कल्चर रहा है भाई, हमने बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया, हमारी नई पीढ़ी ने फिर भी एक्सेप्ट कर लिया फादर्स डे, मदर्स डे। बाकी भाई बहुत बुरे, अभी तो हम रोज डे, प्रपोज डे, पता नहीं कौन कौन से डे हम लोग मनाने लगेंगे। सब कहां से आए हैं? वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है। और इस वेस्टर्न कल्चर को हम लोग पता है कैसे यूज करते हैं? बोले भैया हमारे को समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, और इसकी आड़ में हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते करते हमारी खुद की भारतीय संस्कृति को खत्म करते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत खतरे का सूचक है, ये मान के चलो। क्योंकि खुद की कल्चर को गवा करके दूसरी कल्चर को अडॉप्ट करना, स्वीकार करना, ये अपनी एक तरीके से मान के चलो बहुत बुरी बात है बेटा, ठीक है। आप समझ गए होंगे, मैंने सिर्फ, वैसे तो सब लोगों की स्वतंत्रता है, कुछ भी पहनो, कुछ कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो, ठीक है, स्वतंत्रता है, संविधान में हमारे को स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन बस भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता जो है उसको कोशिश करो कि कम से कम क्षति पहुंचे। चलिए वापस से आते हैं, स्पेन तो बाद में पढ़ेंगे। मैं बात कर रहा था बेटा फ्रांस की, और मैंने यहाँ पर बताया बोर्डो जो कि शराब के लिए बहुत ज्यादा फेमस स्थान है। और यहाँ पर ही मैं बात करूं बिस्के की खाड़ी, तो अपने को याद रह जाएगा बिस्के की खाड़ी कहां पर है, बिल्कुल कहां पर, फ्रांस के पश्चिम में है, जहां पर बोर्डो नामक राज्य है, या बोर्डो नामक शहर है इसका। तो बोर्डो यानी शराब, शराब से अपन याद कर लेंगे बिस्की। तो बिस्के की खाड़ी कहां पर है? यहीं पर ही है बेटा, याद रख लेंगे। अरे विस्की तो जानते हो ना, विस्की शराब को कहते हैं, तो विस्के के नाम से बे ऑफ विस्की कर लेंगे यहाँ पर। समझ में आ गई बात? वेरी गुड, आगे चलते हैं। आपके बात करते हैं फ्रांस के अंदर, पेरिस पढ़ लिया अपन ने, बोर्डो हो ही गया, बिस्के की खाड़ी हो गई, कोर्सिका द्वीप। अब देखेंगे बेटा, हाँ यहां पर देखिए, यहां आप लोगों को एक द्वीप दिखाई दे रहा है, इटली है ना, ये इटली, इटली के नीचे यहां पर एक द्वीप दिखाई दे रहा है, कोर्सिका द्वीप। कौन सा द्वीप? कोर्सिका द्वीप। ये कोर्सिका द्वीप पर किसका कब्जा है? फ्रांस का कब्जा है, ध्यान रखना है। कोर्सिका द्वीप किसका है? फ्रांस का है। जबकि इसी के नीचे सार्दिनिया जो है, सार्दिनिया द्वीप है, ये इटली का है। दो द्वीप हैं ऊपर नीचे, कोर्सिका द्वीप और सार्दिनिया द्वीप। सार्दिनिया इटली का है, कोर्सिका किसका है? फ्रांस का। ये दो द्वीप है, पूछे जाते हैं एग्जाम में, कोर्सिका द्वीप किसका है? तो कोर्सिका द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है, ठीक है कहां पर ये भाई? ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर है क्या? यस, ये पूरा भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर का कोर्सिका द्वीप किसके अंडर में है? फ्रांस के अंडर में है। जबकि इसका सार्दिनिया जो द्वीप है भूमध्य सागर का, किसके अंडर में है? इटली के अंडर में है बेटा। वो बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा होगा सब चीजें आप लोगों को, ठीक है, गुड। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, एक मिनट बेटा और रुकिए, हाँ ठीक है, हाँ मैं लगा दूंगा ना। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए बेटा, वो बिस्के की खाड़ी होगी, कॉर्सिका द्वीप फ्रांस, तो इटली के नीचे, फ्रांस के नीचे, फ्रांस का हो गया इटली के नीचे। अब हम बात करते हैं बेटा, वो 1789 की एक घटना है, 1789 की घटना है, जिसे हम लोग फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। किस क्रांति के नाम से जानते हैं? फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। ये विश्व में बहुत प्रसिद्ध क्रांतियों में से एक क्रांति है, फ्रांस की क्रांति, जिसने राजतंत्र को उखाड़ फेंका और जनता के लिए जनता का शासन लगाया, ठीक है। कौन सी जगह पर? फ्रांस के अंदर, फ्रांस की क्रांति 1789।
बेटा यहाँ राजतंत्र चलता था और धीरे धीरे जब यहाँ पर जो चल रहा था राजतंत्र, शुरुआती दिनों में बहुत बढ़िया था, लेकिन बाद में लुई 14, लुई 15 और लुई 17, ये 16, लुई 16, ये कुछ ऐसे शासक हुए यहाँ पर जिन्होंने जनता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे करके सिर्फ अपनी भोग विलासिता में लगे रहते थे। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, फ्रांसीसी क्रांति के कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ आप लोगों को जो जानने जरूरी है। 1789 की बात है, फ्रांस के अंदर क्या हुआ था, एक जो राजतंत्रात्मक शासन चलता था, राजा इतना ज्यादा निरंकुश हो चुका था कि उसको जनता से कोई लेना देना नहीं, दुनिया भर के कर वसूलना, जनता पर अत्याचार करना, सिर्फ गरीब जनता से टैक्स लेना, कुलीनवादी यानी कि जो व्यापारी वर्ग था उससे कम टैक्स लेना और बेचारे सारे टैक्स जनता पर डाल देना, ये यहाँ का नियम बन चुका था। जनता बहुत परेशान थी भाई, यहाँ की फ्रांस की, यहाँ के जो राजा थे सिर्फ और सिर्फ भोग विलासिता में डूबे हुए थे और कोई मतलब नहीं था जनता से। तो यहाँ की जनता धीरे धीरे जागरूक हुई बेटा। 3 प्रकार का सिस्टम एक दरबार में, कोर्ट के अंदर, राज्य में चलता था। मैं बता देता हूँ, एक सेकंड बेटा। हाँ जी, तो एक जैसे कि मान लो ये दरबार है, इस दरबार में यहाँ पर राजा बैठा, यहाँ पर सामने प्रजा में 1, 2 और 3 टाइप के लोग बैठे। यहाँ पर तो है किंग लुई जो भी था, लुई चाहे 14 हो, चाहे लुई 15 हो, चाहे लुई 16 हो, ठीक है। इधर की तरफ जो लोग बैठते थे बेटा, ये लोग थे राजा के परिवार के या फिर पादरी लोग, ठीक है। बड़ा पद होता है इनके क्रिश्चियंस के पादरी का। तो राजा लोग, राजा के परिवार के लोग और पादरी यहाँ पर एक साइड में बैठते थे। यहाँ बैठते थे बेटा वो दूसरे वाले कॉलम में सामने बिल्कुल व्यापारी लोग। कौन? व्यापारी या फिर कुलीन लोग, ठीक है। व्यापारी या कुलीन बोलते थे इनको, ठीक है। और इधर की तरफ बैठते थे आम लोग यानी कि जनता या प्रजा, जनता या प्रजा यहाँ पर बैठते, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने अलग अलग ग्रुप बना रखा था किंग के सामने। अब क्या होता है, यहां पर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा केवल इन 2 के माध्यम से लिया जाएगा, इसको सिर्फ बैठाया जा रहा है, बाकी इनको जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये अपने कोई भी डिमांड्स रख रहे हैं, उसका जो है कोई न कोई जवाब जो मिलना चाहिए था वो उनको मिल नहीं रहा है। और ये लोग बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, नाराज हो रहे थे, ये बहुत परेशान हो रहे थे बेटा। वो ऐसे हालातों के अंदर कई सारे जो राजनीतिज्ञ थे या फिर जो कहूं कि बहुत सारे विचारक थे, जो उन्होंने क्या किया, आम जनता को जागरूक किया अपने ग्रंथों के माध्यम से। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण काम किया मोंटेस्क्यू ने। मोंटेस्क्यू भाई, इतिहासकारों के मतलब राजनीतिज्ञों के अंदर बात करें, जो राजनीति शास्त्री थे, उनमें से मोंटेस्क्यू जो थे, राजा के देवीय सिद्धांत का जो है खंडन किया। मोंटेस्क्यू ने किसका सिद्धांत का खंडन किया? राजा के देवीय सिद्धांत का खंडन किया। बेटो आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा पितृसत्तात्मक सत्ता, मातृसत्तात्मक राज्य के सिद्धांत है ना, कि कौन कौन से प्रकार के तंत्र होते हैं। तो पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, राज्य का देवीय सिद्धांत, ठीक है, कुलीन तंत्र, ये सब पढ़ा होगा, है ना। तो उनमें क्या होता है, देवीय सिद्धांत के जो अनुयायी होते हैं वो ये बोलते हैं कि राजा का पद तो देवीय है, मतलब राजा ही देवता है, देवता ने नियुक्त करके राजा को भेजा है जनता के ऊपर शासन करने के लिए। और जनता के जो राजा है जो भी बोलेगा ये ईश्वर की वाणी होगी, ऐसे सिद्धांत को मानते थे देवीय सिद्धांत वाले। मोंटेस्क्यू ने इसका खंडन किया। मोंटेस्क्यू ने कहा कि भैया राजा को जनता ताकत देती है, और अगर राजा निरंकुश बनेगा तो जनता को अधिकार है कि उसको उखाड़ फेंके और वहां पर प्रजातंत्र लेकर के आए। ऐसा कौन बोला? मोंटेस्क्यू ने अपने ग्रंथों में लिखा। मोंटेस्क्यू ने जन जागरण किए। मोंटेस्क्यू के साथ में बैठा रूसो जैसे व्यक्ति और लग गए, और रूसो ने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि राजा को जनता ही शक्ति देती है ताकि राजा शांति पूर्वक प्रजा को जीवन जीने में क्या कर सके, मदद कर सके। ये कह सकते हैं कि देवता नहीं है बल्कि वो क्या है, प्रजा का सेवक है, ऐसा रूसो ने बोला। तो मोंटेग्यू और रूसो का बहुत प्रभाव पड़ा बेटा। और रूसो ने बोला अगर ऐसी कोई समस्या आ जाए कि राजा निरंकुश हो जाए तो निरंकुश राजा को प्रजा के द्वारा हटा करके वहां पर प्रजातंत्र की स्थापना कर देना चाहिए। तो मोंटेस्क्यू, रूसो का बहुत प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति पर। जनता जागरूक हुई, और जब इनके ऊपर अत्याचार होने लगे तो ये लोग बाहर निकल करके आ गए सारे। कौन लोग? ये जो जनता वाले लोग हैं बेटा, ये देखो कहाँ बैठते थे,
ये बाईं ओर वो बैठते थे, ये सभा के अंदर कहां बैठते थे, जो पिछड़ा हुआ वर्ग था, जो प्रताड़ित वर्ग था, वो सभा में राजा के कहां बैठते थे, बाईं। और बाईं को बेटा हम लोग वाम बोलते हैं क्या, तो ये कौन से पंथ के लोग हो गए, वामपंथी, यानी कि लेफ्ट साइडर्स। तो लेफ्ट साइडर्स हो गए या फिर वामपंथी, तो ये वामपंथी विचारधारा यहीं से चालू हुई है। वामपंथी का मतलब जो शासक का क्या करे, खुले तौर पर विरोध करे, अगर गलत है तो गलत है। जैसे कि भारत में बहुत सारी पार्टीज क्या करती है, जैसे कि अभी वर्तमान में कोई भी सत्ता चल रही है, तो उसका अगर कोई गलत किया जा रहा है तो वो आवाज उठाती है, वो होते हैं वामपंथी, यानी कि सत्ता के विरुद्ध, यानी कि शासन के विरुद्ध आवाज उठाने वाली जो ताकतें होती है वो वामपंथी होते हैं। ठीक है, तो ये वामपंथी लोग क्या हुए, बाहर आ गए। बाहर आकर के बेटा यहाँ पर एक मैदान था, इसको बोल, ये था टेनिस कोर्ट। टेनिस कोर्ट था बेटा, क्या था ये, टेनिस कोर्ट था, टेनिस का मैदान था। ठीक है, और यहाँ पर आकर के इन लोगों ने शपथ ले ली, यहाँ पर ओथ ली। ओथ का मतलब बेटा होता है शपथ होता है। और टेनिस कोर्ट ओथ की घटना किससे संबंधित है, फ्रांस की क्रांति से है, नाम याद रखना। टेनिस कोर्ट ओथ यानी कि टेनिस कोर्ट की शपथ जो है किसने ली, वामपंथियों ने राजा के विरुद्ध ली। फ्रांस की क्रांति में इन्होंने शपथ ले ली कि ये तंत्र जो है उखाड़ फेंकना है अपने को। कौन सा तंत्र, जो है ये राजतंत्र है, जो अपने ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन बेटा वो यहाँ के राजा ने क्या कर दिया, यहाँ के राजा ने इन लोगों को पकड़ करके गिरफ्तार कर लिया। और वहां पर बेटा वो एक दुर्ग है राजा ने एक दुर्ग बनवा रखा था बेटा वो सॉरी जी, बास्तिल फोर्ट। कौन सा फोर्ट, बास्तिल का किला है, बास्तिल फोर्ट, राजाओं के द्वारा बनवाया हुआ बास्तिल फोर्ट था। इस फोर्ट का यूज ये लोग करते थे बेटा, लोगों को गिरफ्तार कर, मतलब जेल के रूप में यूज करते थे इस फोर्ट का। और यहाँ पर राजा जो रहता था बास्तिल फोर्ट के अंदर रहता था, और इसको जेल के रूप में यूज करते थे। इनको सबको पकड़ करके और कौन सी जेल में डाल दिया, बास्तिल फोर्ट के अंदर डाल दिया। वहां पर भी इन लोगों ने बगावत कर दी और सारे के सारे लोगों ने जेल के दरवाजे तोड़ दिए। और ये घटना की बात जो है वहां की फ्रांस की जो इन लोगों की महिलाओं को पता चल गई बेटा। किसको पता चल गई, महिलाओं ने। लगभग 10,000 महिलाओं ने दावा बोल दिया। कहां पर दावा बोल दिया बेटा, इस बास्तिल फोर्ट पर। और बास्तिल फोर्ट पर महिलाओं तथा पुरुषों के संगठित धावा बोलने की वजह से इस बास्तिल फोर्ट को ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। और यहीं से मानी जाती है फ्रांस में जो है क्रांति शुरू हो गई थी। ठीक है, तो कौन से किले को फोड़ा, कौन सा किले को तोड़ा, बास्तिल फोर्ट को इन लोगों ने तोड़ दिया। किसने, महिलाओं ने, 10,000 महिलाओं ने। लेकिन धन्य हो ऐसे इतिहासकार जिन्होंने इस घटना को, महिलाओं के द्वारा किए हुए ही साहसिक कार्य को नाम दिया चुड़ैलों का धावा। इन महिलाओं को इन्होंने नाम दिया इतिहास में चुड़ैलों का धावा। मतलब ये धावा किसने बोला है, चुड़ैलों का धावा। धावा बोल दिया किसने, चुड़ैलों ने, जबकि महिलाओं के लिए बोला है। एक हमारा भारत देश है, हमारा राजस्थान है, जहां पर कभी भी कोई भी किसी भी महिला ने अगर थोड़ा सा भी, जैसे कि लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा था तो लक्ष्मीबाई के नाम से बटालियन बन गई। हमारे भारत में, राजस्थान में बात करूं तो कालीबाई भील के नाम से बटालियन है, हाड़ी रानी बटालियन है। हम महिलाओं को अगर कोई भी आगे चलती है, अमृता देवी के नाम से बटालियन बन गई है, तो ये हम प्रोत्साहित करते हैं। और इन लोगों ने, यहाँ के इतिहासकारों ने क्या नाम दिया इसको, इन महिलाओं के द्वारा किए हुए इस साहसिक कार्य को चुड़ैलों का दावा बोला कि ये सब के सब चुड़ैल हैं। इतना घोर अत्याचार यहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति होना जायज था बेटा। ठीक है, फ्रांस की क्रांति तो होना जायज बन गया था, क्योंकि इतना ज्यादा निरंकुश हो गया था यहाँ का राजा। अब देखिए, यहाँ की रानी एक दिन घूमने के लिए निकली बेटा, रानी मेरी, ठीक है, क्वीन मेरी। क्वीन मेरी जब घूमने के लिए निकली तो यहाँ मतलब इतना दिमाग खराब है वहां के राजाओं का, रानियों का,
फुल टू फुल बस इतने मद में डूबे रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। तो जब ये निकली तो इतना भयंकर वाला इतना गाउन वगैरह की, शहर के हालात देखने के लिए यूं ही शहर में घूमने के लिए निकल गए सैनिकों के साथ में, पूरे शाही ठाट बाट से निकली। और जब निकली तो यहाँ की जनता इस प्रकार से रोटी की डिमांड करी थी, रोटी रोटी। मतलब फिर उसने पूछा कि ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, बोले ये रोटी के लिए बोल रहे हैं। बोले तो क्या क्या करना है रोटी का, बोला रोटी नहीं है इनके पास में। तो पता है उन्होंने क्या बोला, हाँ तो ब्रेड खा लो, ब्रेड नहीं तो कुछ और खा लो, बिस्किट खा लो, टोस्ट खा लो। मतलब इस तरीके की बात, इतनी बेवकूफी। मतलब उसको जब ये बोला गया कि रोटी मांग रहे हैं तो ये नहीं समझ रही है, उनको लग रहा है कि सब कुछ है इनके पास में। तो ये क्या बोल रही है, रोटी नहीं है, कि इनको रोटी की इच्छा नहीं है बल्कि कुछ और चीज खाना है। ठीक है, तो वो ये समझ रही है, जबकि रोटी मांग रहे हैं तो मतलब ये कि गरीब लोग हैं, इनको रोटी नसीब नहीं हो रही है। ऐसे तो यहाँ के लोग थे। तो ऐसे ऐसे बेवकूफ टाइप के लोगों की वजह से क्रांति होना जायज था। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, गुड। तो फ्रांस के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, और हमने फ्रांस के बारे में पढ़ते पढ़ते आपको एक और चीज बतानी है बेटा। फ्रांस के अंदर, फ्रांस में एक जगह है वर्साय, वर्साय का महल। ठीक है, और वर्साय के महल में क्या हुआ था, वर्साय की संधि हुई थी। ठीक है, तो फ्रांस के अंदर ही कौन सी संधि हुई थी, वर्साय की संधि हुई थी, जहां जिससे क्या हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रुक गया था। समझ में आ गई बात आप लोगों को। और ये जो आप लोगों ने देखा कि अभी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी बेटा, 14 जुलाई को क्या हुआ था, इन्होंने जो किला था वो बास्टिक किला जो था, फोर्ट था, वो ढहा दिया था। उसी दिन को ये लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, 14 जुलाई को। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान में रखना है। अब आप देखिए, फ्रांस के पास में यहां पर एक जगह है मोनाको। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक कंट्री है, मोनाको कंट्री। ठीक है, और इसी के पास में यहां एक जगह है एंडोरा। एंडोरा जो है बेटा, ये 14वीं सदी में ही आजाद हो गया था। मतलब ये अलग से ही देश है एंडोरा। कौन सा देश, एंडोरा। प्रश्न पूछा हुआ है बाकायदा यूपीएससी के अंदर, निम्न में से कौन सा देश फ्रांस तथा स्पेन की सीमा पर है। कौन सा देश फ्रांस व स्पेन की बॉर्डर पर या फिर दोनों के बीच में है। एंडोरा कंट्री है। जो ध्यान रखेंगे, एंडोरा देश कहां पर है बेटा, यहां पर है, आपके फ्रांस और आपके स्पेन के बीच में है। ठीक है, याद रख लेना। बहुत छोटा सा देश यहां पर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सबसे छोटा देश तो वेटिकन सिटी है। ठीक है, तो इससे भी छोटा कुछ है बेटा। ओके, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी जगह बताई मैंने, एंडोरा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे इन दोनों के बीच में यहां पर एक पर्वत है। जब अपन ज्योग्राफिकल मैप देखते हैं तो बेटा यहां पर एक पर्वत आता है, और जो ये पर्वत है, इस पर्वत का नाम पिरेनीज पर्वत। यहां एक पर्वत है जिसका नाम है पिरेनीज पर्वत। और पिरेनीज पर्वत किसकी सीमा बनाता है, फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। पिरेनीज पर्वत पर कितने देश, फ्रांस, स्पेन, एंडोरा। पिरेनीज पर्वत पर कितने देश, फ्रांस, स्पेन और एंडोरा, 3 देश है पिरेनीज पर्वत पर। याद रखेंगे 3 देश। लेकिन प्रश्न अगर पूछे कौन सा देश कंप्लीटली पिरेनीज द्वीप पर है, तो एंडोरा जो है ये तो कंप्लीटली किस पर है, एंडोरा जो देश है वो कंप्लीटली पिरेनीज द्वीप पर आपके देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। अब बाकी की चीजें देखो, आप लोगों को मैंने सारी बता दी है। अगला जो देश हम पढ़ने वाले हैं वो है स्पेन। लेकिन स्पेन जो है अपन बेटा कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी था। मैंने काफी सारी जानकारी आप लोगों को फ्रांस के बारे में दी है आज। एक बार फिर से देख लेना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एटोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग। इधर की तरफ देखेंगे स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड। ठीक है, इधर की तरफ देखेंगे आइसलैंड, इधर देखेंगे फ्रांस, इधर देखेंगे स्पेन। स्पेन के पास में एक और देश है पुर्तगाल। तो स्पेन, पुर्तगाल, इटली आदि अपन कल पढ़ने वाले हैं। एक बार फिर से आप लोगों को सूचना दे रहा हूं, आप अच्छे से सुन लीजिए। बुधवार को 8 बजे से आप लोगों का शाम को 8 बजे हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। 30 दिन की रामबाण क्लास होगी। शानदार तरीके से हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। और कोई सा भी एग्जाम, आप चाहे पटवारी दो, आप चाहे इसे 4th क्लास का दो, चाहे हाईकोर्ट एलडीसी दो, आप आरएस एमएसएसबी का कोई सा भी एग्जाम दो, चाहे सीईटी दो, सब निकलने वाला है। 30 दिन की हिंदी की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आपके
रहने वाली है बेटाओ। तो जितने भी लोग हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का मतलब जो भी एग्जाम्स में हिंदी आ रही है कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, तैयार रहिए हिंदी के लिए। बुधवार से शाम को 8 बजे मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय तब तक के लिए।